हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर मीनाक्षी राठी और हम यहाँ पढ़ते हैं प्लांट साइंसेस के सब्जेक्ट। तो आज मंडे यानी कि गोवर्धन पूजा है, तो सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और होपफुली आप सभी लोगों की दिवाली भी अच्छी गई होगी, सेफ गई होगी एंड पोल्यूशन फ्री भी गई होगी। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन ये फोटो देख के मेरा मन कर रहा है कुछ बोलने का, तो बोल ही लेती हूँ, है ना। तो श्री कृष्ण ने तो लोगों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को भी उठा लिया था। आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अपनी ज़िंदगी में, आपको सिर्फ अपनी ज़िंदगी का बोझ ही उठाना होता है। लेकिन हमारी जो न्यू जनरेशन है वो ये काम भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाती है। सो टेक अ होल्ड ऑन योर लाइफ, अपनी लाइफ पर हमेशा एक होल्ड रखिए। अपने टाइम को कभी भी वेस्ट मत कीजिए, ये सबसे बड़ी की होती है अगर आप अपनी लाइफ को होल्ड रखना चाहते हैं। होल्ड का मतलब यह है कि आपके जो लाइफ डिसीजंस हैं, आपकी जो लाइफस्टाइल है, वो हर चीज़ वट एवर यू प्लान इन योर माइंड, है ना, जो आपको लगता है कि मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, उसकी तरफ ओरिएंटेड होनी चाहिए। और उसको उसकी तरफ ओरिएंट करने के लिए आपको निरंतर मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। चलिए शुरू करते हैं आज की हम क्लास। लेकिन अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की है, डू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैट बॉक्स में गिवन है। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड करने के बाद आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद गवर्नमेंट एग्जाम्स को चुनना है। गवर्नमेंट एग्जाम्स में एग्रीकल्चर को चुनिए। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब्जेक्ट वाइज क्विज आपको इसमें रोज मिलेगी, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। कुछ पावर कैप्सूल्स मिलेंगे जिनको आप रीड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी न्यू अपडेट्स हैं, जॉब अपडेट्स हैं, वो सारी आपको इस एप्लीकेशन में मिलती रहेंगी। सो इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल एप्लीकेशन एंड गो हेड एंड डाउनलोड इट, राइट। उसके बाद अगर आपने अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी जितने भी वीडियोस हैं आप तक टाइमली डिलीवर हो। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्रीकल्चरल सब्जेक्ट, दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म यू हैव चूजन फॉर। तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नया सेशन हो रहा है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, तो आज दिवाली का धमाका भी खत्म नहीं हुआ है, राइट। वैसे भी दिवाली मानी जाती है, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, ये सब दिवाली का पैकेज माना जाता है। So your sale for the Diwali is still live. If you are preparing for any agricultural exam and you are planning to enroll in any of the batches, this is the right time to enroll in the batches, guys. You have double validity on your MahaPAP at the price is 6,399, यानी कि 3,200 के आसपास आपका जो है एग्रीकल्चर महापैक मिलता है, जिसमें आप किसी भी एग्रीकल्चरल एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ना सिर्फ टेस्ट, वो आपकी लाइव क्लासेस में मिलते हैं, इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड होती हैं सारे सब्जेक्ट्स के, और साथ ही साथ जो भी ई बुक्स हैं वो भी आपको इसमें इंक्लूडेड मिलती हैं। सो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन यूज दिस कोड Y448A। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करके महापैक में एनरोल करेंगे, Y448A कोड लगाएंगे, ये डबल वैलिडिटी और 80% ऑफ जो है एक्टिवेट हो जाएगा। सो गो हेड एंड एनरोल योरसेल्फ इन द महापैक। चलिए अब चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पर, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंजाइम्स। सो फार वी हैव स्टार्टेड बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में हमने कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं और लिपिड्स क्या होते हैं, ये तीनों ही चीज़ें जो है हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आती हैं, और ये किस तरीके से जो है हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस करते हैं, ये किस चीज़ के बने हुए होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में। बहुत कुछ है जो एंजाइम्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे और बहुत कुछ है जो आप क्लास में जानेंगे, लेकिन जो एक पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है, एक वर्ड आता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम क्या है? एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है? कैटलिस्ट का काम होता है किसी भी रिएक्शन को फास्ट करना। केमिस्ट्री में आप बहुत सारे कैटलिस्ट यूज करते हैं ताकि वो रिएक्शन फास्ट हो जाए, राइट। इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी कुछ कैटलिस्ट हैं जो हमारे जो भी रिएक्शंस बॉडी में हो रहे हैं, डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे हैं, डाइजेशंस हो रहे हैं, एसिमिलेशंस हो रहे हैं, उन रिएक्शंस को फास्ट करता है। इन कैटलिस्ट को हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट यानी कि एंजाइम्स कहते हैं। चलिए इनके बारे में और जानेंगे। सो विल स्टार्ट
फ्रॉम द डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे हम डेफिनेशन से। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट हेल्प स्पीड अप मेटाबॉलिज्म। जो भी आपका मेटाबॉलिज्म है उसको स्पीड अप करता है ना। आप जो भी खाते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा, हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं या हम प्रोटीन्स खा रहे हैं या हम लिपिड्स खा रहे हैं यानी कि फैट्स खा रहे हैं, बेसिकली इट गोज इनटू योर स्टमक, जहाँ पर आपका डाइजेशन होता है, इन सारी चीज़ों का मेटाबॉलिज्म होता है। तो ये डाइजेशन कौन करता है? एंजाइम करता है। एब्जॉर्प्शंस होते हैं, है ना, डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल या मोनोसेकेराइड्स में टूटते हैं ताकि हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। तो इन सारी चीज़ों के लिए, इन सारे फंक्शंस के लिए जो है हमें एंजाइम्स चाहिए होते हैं। तो एंजाइम्स बेसिकली क्या करें? आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया है, बेसिकली योर डाइजेशन सिस्टम इज अपसेट, है ना, तो उस टाइम पर हमें प्रीबायोटिक्स दिए जाते हैं, छोटे छोटे एम्प्यूल्स भी दिए जाते हैं जिनमें योर डाइजेशन ट्रैक्ट जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। या फिर हमें जैसे दही रिकमेंड किया जाता है कि भाई दही खाइए, उसमें जो है बैक्टीरिया होता है विच विल हेल्प यू डाइजेस्ट द फूड फास्टर। सो हाउ दे आर हेल्पिंग अस टू डाइजेस्ट द फूड फास्टर? अल्टीमेटली एंजाइम्स। वो एंजाइम्स की संख्या बढ़ा रहे हैं और एंजाइम्स की जब संख्या बढ़ेगी तो ऑफकोर्स डाइजेशन जो है फास्ट हो जाएगा, राइट। द केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडीज, जितने भी हमारे केमिकल रिएक्शंस हैं, नॉट ओनली द मेटाबॉलिज्म, वो सारे जो है कौन करता है? फास्ट एंजाइम जो है उनको फास्ट करता है। दे बिल्ड द सेम सब्सटेंस एंड ब्रेक अदर। जो ये करते क्या है एंजाइम्स? बेसिकली ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट को डाइजेस्ट करता है। सबस्ट्रेट वो आइटम है जो एंजाइम को दिया जाता है कि भाई आपको ये चीज़ डाइजेस्ट करनी है ना, आपको हमेशा जो है एक काम दिया जाता है, ये काम करना है। तो उसी तरीके से एंजाइम भी सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं है कोई एंजाइम कुछ भी काम कर रहा है। इनके जो फंक्शंस हैं वो हमारी बॉडी में डिफाइंड है, कौन सा एंजाइम क्या फंक्शन करेगा, कौन सा एंजाइम किसको डाइजेस्ट करेगा। इस तरीके से हमारी बॉडी में जो है हर चीज़ मेंशन है और वो उसी रूल के अकॉर्डिंग चलती है। तो एंजाइम जो होता है ना, इसमें एक एक्टिव साइट होती है। एक्टिव साइट वो साइट है जहां पर सबस्ट्रेट आकर जुड़ता है, ठीक है। और ये है हमारा सबस्ट्रेट, यानी कि जो चीज़ हमें डाइजेस्ट करनी है या जो चीज़ हमें किसी और प्रोडक्ट में चेंज करनी है। जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल है ना। तो अगर कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है ना, तो ये यहाँ आकर जुड़ जाएगा। अब ये बहुत ज़रूरी है, इसको हम कहते हैं लॉक एंड की मैकेनिज्म। लॉक एंड की मैकेनिज्म। लॉक एंड की मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो ये शेप है ना, ये जो शेप आप देख रहे हैं ट्रायंगुलर शेप है, राइट, दिस इज अ ट्रायंगुलर शेप। तो हमारा सबस्ट्रेट भी क्या है? ट्रायंगुलर शेप में है। यानी कि जो हमारी एक्टिव साइट की जो शेप है दैट शुड मैच टू द सबस्ट्रेट, तभी ये सबस्ट्रेट यहाँ आकर जुड़ पाएगा, यहाँ आकर फिक्स हो पाएगा। इसको हम लॉक एंड की मैकेनिज्म कहते हैं। अगर इसमें यहाँ पर कोई डिफरेंस है कि हमारा सबस्ट्रेट इसमें फिट नहीं होता, यानी कि ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट के लिए नहीं बना है, ये किसी और काम के लिए बना है। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे, अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल जो है यहाँ से इस तरीके से बना हुआ है ना, यहाँ पर एक और गैप आ गया है एंड इस तरीके से ये साइट बनी हुई है, लेकिन हमारा सबस्ट्रेट तो ट्रायंगल है, हमारा सबस्ट्रेट तो यहाँ पर फिट हो जाएगा, है ना। तो ये वाली जो जगह है हमारे पास, जो मैं ब्लू कर रही हूँ, ये वाली जगह तो खाली रह जाएगी। तो अगर इस तरीके से मतलब वो फिट नहीं हो रहा है, तो यानी कि या तो वो एंजाइम और सबस्ट्रेट मैचिंग नहीं है, एक रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न हो सकता है कि हमें इसको एक्टिवेट करने के लिए, इस साइट को ठीक करने के लिए को फैक्टर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। बेसिकली एंजाइम्स क्या है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, एंजाइम्स उनको क्या कर रहे हैं? फास्ट कर रहे हैं, उनकी स्पीड जो है बढ़ा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए हम बात करते हैं, आपने ये सारे वर्ड सुने होंगे, होलो एंजाइम, को फैक्टर, राइट। तो ये सब क्या है? तो यहाँ जैसे मैंने कि आप बात की थी कि ये जो एक्टिव साइट है, अगर इसमें आपका सबस्ट्रेट फिट नहीं हो रहा है तो दो रीजन है कि या तो ये एंजाइम और ये सबस्ट्रेट मैचिंग ही नहीं है, या फिर इस एंजाइम को कोई को फैक्टर चाहिए। तो ये जो ब्लू रीजन मैंने यहाँ पर मार्क किया है, मान लीजिए ये एक को फैक्टर है, तो पहले ये को फैक्टर जो है यहाँ से आता है और यहाँ फिक्स हो जाता है। जब ये को फैक्टर फिक्स हो गया,
अब ये साइट जो है, ये जो आपकी एक्टिव साइट है, ये ट्रायंगुलर शेप की हो गई है। अब इसमें आपका सबस्ट्रेट फिट हो सकता है ना। तो कोफैक्टर क्या है? कोफैक्टर आपके एंजाइम को और आपके सबस्ट्रेट को हेल्प कर रहा है अटैच करने में, उसकी एक्टिव साइट को परफेक्ट उसके लिए बनाता है ताकि सबस्ट्रेट आकर यहाँ पर जुड़ सके। ठीक है, ये कोफैक्टर का काम होता है। बहुत सारे कोफैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं। जो भी इनएक्टिव एंजाइम होता है, एंजाइम तो है लेकिन वो काम नहीं कर रहा, अभी इनएक्टिव है ना। इंसान तो है, जिंदा भी है, पर वो सो रहा है, तो अभी वो काम नहीं कर रहा है। तो जब एंजाइम सो रहा है, जब एंजाइम प्रेजेंट है बट वो काम नहीं कर रहा है, इनएक्टिव स्टेट में है, ऐसे एंजाइम को हम बोलते हैं एपो एंजाइम। क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम। तो एंजाइम तो ये परफेक्टली बिल्ड है, इसके पास सब कुछ है, बट इट इज नॉट वर्किंग राइट नाउ, तो हम इसको बोलेंगे एपो एंजाइम। इस एंजाइम के साथ एक कोफैक्टर अटैच होता है जो इसको एक्टिव बना पाता है, जिसकी हेल्प से सबस्ट्रेट इस पर अच्छे से बाइंड हो पाता है। तो इसको हम कहते हैं कोफैक्टर, यानी कि एक ऐसा फैक्टर जो उसके साथ काम कर रहा है ना। को का मतलब क्या होता है? उसके साथ काम कर रहा है, राइट। ये मेरा कलीग है, ये मेरा कोऑपरेशन कीजिए, है ना। तो को मीन्स यू हैव टू वर्क टुगेदर। सो कोफैक्टर है जो इस एंजाइम के साथ जुड़ता है। अब ये एंजाइम के साथ जब जुड़ता है तो ये एंजाइम को क्या करता है? एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, तो एंजाइम अब जो है सबस्ट्रेट को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। अगर कोफैक्टर आपके एंजाइम के अंदर एक पार्ट बन जाता है और जो आपका एंजाइम है वो फंक्शनल हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं होलो एंजाइम। इसे हम क्या कहते हैं? होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम का मतलब क्या है कि जो एंजाइम है वो एक्टिव है ना, और अब जो है वो सबस्ट्रेट को डाइजेस्ट करने लगा है। वहीं अगर ये कोफैक्टर एंजाइम के बाहरी सरफेस पर कहीं जुड़ता है, उसके अंदर उसका इंटीग्रल पार्ट नहीं बनता लेकिन उसके ऊपर बाहर सरफेस पर जुड़ता है, तो इसको हम को एंजाइम कह देते हैं। क्या कह देते हैं? को एंजाइम, राइट। तो कोफैक्टर की जो प्रेजेंस है वो उसे होलो एंजाइम या को एंजाइम बनाती है। बाहर अटैच होता है तो उसे को एंजाइम बोलते हैं। जब वो अंदर पूरा जो है उसके इंटीग्रल पार्ट बन जाता है तो उसे होलो एंजाइम बोलते हैं। सो नाउ यू मस्ट बी क्लियर व्हाट इज होलो एंजाइम, व्हाट इज को एंजाइम, व्हाट इज एपो एंजाइम। और ये सारी टर्म्स आपने सुनी हुई होंगी, लेकिन क्या है कि हम जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्पेशली हम अपने ग्रेजुएशन में एग्रीकल्चर पढ़ रहे होते हैं, तो बायोकेमिस्ट्री थोड़ा वो पार्ट है जो पीछे रह जाता है या हम थोड़ा सा भूल जाते हैं। दोबारा से किसी ने रिमाइंड करा दिया, फिर से याद आ जाता है, लेकिन उस टाइम पे हमें लगता है कि बायोकेमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट होने वाली है। सो इट्स नथिंग लाइक दैट। बहुत बेसिक बायोकेमिस्ट्री आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, तो उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन ना ले। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर दर्शाई हुई है। दिस इज एन एपो एंजाइम। एपो एंजाइम जो है प्रोटीन पोर्शन है जो कि इनएक्टिव है। इसके साथ ही कोफैक्टर जुड़ता है, नॉन प्रोटीन फैक्टर जुड़ता है ना। तो ये जो कोफैक्टर है ये नॉन प्रोटीन फैक्टर होता है। दिस इज अ नॉन प्रोटीन फैक्टर। ये एंजाइम्स जो है ये प्रोटीन फैक्टर होता है, यानी कि प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो जब ये को एंजाइम यहाँ पर जुड़ गया है तो उसके बाद इस साइट के लिए ये आसान हो गया यहाँ पर इस सबस्ट्रेट को फिट करना। तो ये जो है इसको एक्टिव साइट बना देता है, और ये अगर एक्टिव साइट बना दे तो इसको हम क्या कहते हैं? होलो एंजाइम कहते हैं। तो होलो एंजाइम एक एक्टिव एंजाइम है, एपो एंजाइम एक रेस्टिंग एंजाइम है जो काम नहीं कर रहा है। उसे किसी ट्रिगर की जरूरत है, किसी स्विच की जरूरत है जो उसे एक्टिवेट कर सके, और वो स्विच कौन है? वो स्विच है कोफैक्टर, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स? तो एंजाइम्स की जो टाइप्स है वो बेसिकली 6 क्लासेस में बांटी गई है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास इज ऑक्सीडो रिडक्टेज। नाम से समझ आ रहा है आपको, ऑक्सीडो रिडक्टेज, यानी कि ये क्या करने वाला है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने वाला है। तो हमारी बॉडी में जहां भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन चाहिए होता है, यानी कि वहां पर ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम आकर काम करता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है सीधा सीधा ऑक्सीडेशन, है ना। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है या तो उसमें ऑक्सीजन ग्रुप आकर जुड़ रहा है, O आकर जुड़ रहा है, या फिर उससे H आयन जो है क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है।
एच आयन के रिमूवल को या फिर ऑक्सीजन एटम के इनर को यानी कि लेने को, एक्सेप्ट करने को, इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। वही रिडक्शन किसको कहते हैं? रिडक्शन। ऑक्सीजन एटम जो है बाहर जा रहा है यानी कि नेगेटिव है, बाहर की तरफ जा रहा है, या एच आयन अंदर आ रहा है ना, एच आयन अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर इसको हम पॉजिटिव नहीं लेंगे, यहाँ पर इसको नेगेटिव लेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो ये रिडक्शन हो जाता है। ये एक ऐसा एंजाइम है जो रिडक्शन भी कर सकता है और ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, तो इसका नाम क्या रखा गया? ऑक्सीडो रिडक्टेज। देन कम्स द ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज नाम से समझ आ रहा है ये कुछ ट्रांसफर करने वाला है ना। ये किसके काम आता है? ट्रांसफर के काम आता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, है ना, ये क्या करता है? फंक्शनल ग्रुप्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। हमारी बॉडी में कोई चीज कहीं पे जरूरत है तो ट्रांसफरेज एंजाइम उसको लेके जाता है। जो भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, कोई भी केमिकल है ना, कोई कंपाउंड है, तो उसको सबको जो है ट्रांसफरेज लेके जाएगा। या जैसे तो कंपाउंड है ना, जैसे कि मान लीजिए ये कंपाउंड है आपका, राइट। अब इस कंपाउंड को यहाँ पर एक CHO यानी कि एक एल्डिहाइड ग्रुप चाहिए जो इसके पास नहीं है ना। दूसरा कोई कंपाउंड है, इसके पास CHO ग्रुप प्रेजेंट है, तो ट्रांसफरेज ये काम कर सकता है कि इसका ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर ट्रांसफर कर सकता है क्योंकि इसको जरूरत है, ठीक है। तो ये काम किसके द्वारा किया जाता है? ट्रांसफरेज के द्वारा किया जाता है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप है वो एक मॉलिक्यूल से निकाल के दूसरे मॉलिक्यूल पर डाला जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफरेज। हाइड्रोलिसिस। Hydrolases are hydrolytic enzymes which catalyze the hydrolysis reaction. Hydrolysis reaction को जो है catalyze करता है by adding water to the cleave bond. तो cleave bond जो होता है यानी कि जो बॉन्ड आपको तोड़ना है वहां पर water add होता है हाइड्रोलिसिस में, है ना, ब्रेकडाउन में। उसके बाद लाइसेज है। Lysase adds water and carbon dioxide or ammonia across the double bond to eliminate and or to create a double bond. तो आपका जो लाइज है ये डबल बॉन्ड या तो क्रिएट भी कर सकता है या फिर एलिमिनेट भी कर सकता है, जैसी हमारी शरीर में जरूरत है उसके अकॉर्डिंग। और ये किसकी हेल्प से करता है? या तो वाटर ऐड करेगा, या कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेगा, या फिर अमोनिया ऐड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आइसोमरेज। आइसोमरेज एंजाइम क्या करेगा? डिफरेंट आइसोमर्स में अगर चीजें चेंज करनी है। आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ऐसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज, डी ग्लूकोज भी आपने सुना होगा, एल ग्लूकोज भी आपने सुना होगा। दैट इज द फंक्शनल ग्रुप। जो आपका जो फर्स्ट OH ग्रुप होता है ना ग्लूकोज में, वो राइट साइड अटैच है या लेफ्ट साइड अटैच है उसके बेसिस पर होता है। तो अब इन दोनों का आप केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो वो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? आइसोमर्स। जो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करते हैं लेकिन सेम केमिकल से बने होते हैं उनको हम आइसोमर्स कहते हैं। तो आइसोमरेज एंजाइम क्या करता है? डिफरेंट, अगर आपको डेक्सट्रोज ग्लूकोज से एल में शिफ्ट होना है या एल से डी में शिफ्ट होना है तो उसके लिए हमें कौन सा जो एंजाइम है वो चाहिए होगा? आइसोमरेज एंजाइम चाहिए होगा। नाउ नेक्स्ट इज द लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम यू ऑल नो वेरी वेल, बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारा इसका यूज किया जाता है। तो कोई भी सेगमेंट्स है उनको जोड़ने के लिए, है ना, मॉलिक्यूलर ग्लू इसको कहा जाता है, तो उनके लिए जो है लाइगेज एंजाइम यूज किया जाता है। तो मेजरली जो है आपके जितने भी एंजाइम्स हैं वो इन 6 क्लासेस में जो है बांटे गए हैं, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, अगर हम एंजाइम्स के नेम की बात करें तो जनरली क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट एंजाइम डाइजेस्ट कर रहा है उसके पीछे हम एज लगा देते हैं, या फिर जो उसका फंक्शन होता है उसके पीछे एज लगा देते हैं। जैसे कि ट्रांसफरेज, क्योंकि वो ट्रांसफर का काम कर रहा है तो ट्रांसफर एज लगा देते हैं, है ना। या जैसे कि टायरो यहाँ पर है, हाँ, टायरोसिनेज। तो टायरोसिनेज जो है क्या है? वो टायरोसिन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो वो टायरोसिन को डाइजेस्ट कर रहा है तो टायरोसिनेज। तो जो भी वो चीज डाइजेस्ट कर रहा है या जो उसका फंक्शन है उसके पीछे हम सफिक्स में एज लगा देते हैं तो हम समझ जाते हैं कि वो एंजाइम का नाम है। लेकिन कुछ आर्बिट्री नेम्स भी होते हैं, जैसे कि हमारे डाइजेशन में आपने सुना होगा प्रोटीन डाइजेशन के लिए आई एम सॉरी,
ठीक है। तो प्रोटीन डाइजेशन के लिए जैसे आपने पेप्सिन सुना होगा या ट्रिप्सिन सुना होगा, तो ये आपके क्या है, ये आपके arbitrary names है। arbitrary names means they are not on the basis of the function, they are not on the basis of the substrate। ये डायरेक्टली जैसे मेरा नाम किसी ने मीनाक्षी रख दिया है ना, तो दैट इज आर्बिट्री नेम, ये कोई मेरा फंक्शन नहीं है या इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। तो उस तरीके के जो नेम्स होते हैं जैसे ट्रिप्सिन है, पेप्सिनोजन है, तो ये क्या है, ये हमारे आर्बिट्री नेम्स होते हैं, राइट। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये बात मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, फिर भी है ना, हमारे जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन बेस्ड होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। उनमें कुछ कोफैक्टर्स आ सकते हैं, कुछ मेटल्स अटैच हो सकते हैं, कुछ अदर प्रोटीन्स अटैच हो सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट केस। बट ये जो है बेसिकली जो इनका बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। नाउ व्हाट आर मेटालोप्रोटीन्स और मेटालो एंजाइम्स? नाम से समझ आ रहा है मेटालो, यानी कि जिस एंजाइम के साथ कोई मेटल आयन जुड़ा हुआ होता है उसे मेटालो एंजाइम्स कहते हैं। मेटालो एंजाइम्स आर द एंजाइम्स दैट कंटेन मेटल आयंस, right? Metalloproteins have widely been studied in the biology owing to their crucial properties for oxygen transportation। जो हमारे मेटालोप्रोटीन्स है वो कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं हमारी बॉडी में, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में यूज हो रहे हैं, आयरन लेकर जाते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में यूज हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने में हेल्प करते हैं, और काफी सारी जो है इनमें एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज भी देखी गई है। जिन मेटालोप्रोटीन्स में, यानी कि जो मेटल्स और प्रोटीन से बने हुए हैं जिनमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी देखते हैं, जो मेटालोप्रोटीन्स किसी रिएक्शन को फास्ट करते हैं, उन्हें हम मेटालो एंजाइम्स कहते हैं, ठीक है। The one here is the examples important है from the exam point of view। हिमोसाइनिन है, कैटेकोल है, ऑक्सीडेज है, टायरोसिनेज है, ये सभी जो है कॉपर मेटालोप्रोटीन्स हैं, यानी कि इनमें जो एक्टिवेशन है या जो आयन प्रेजेंट है इनके स्ट्रक्चर में वो है कॉपर आयंस। तो ये सारे कॉपर बेस्ड हैं, है ना। तो इसके एग्जाम्पल्स कभी कभी पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। हिमोसाइनिन, कैटेकोल, ऑक्सीडेज एंड टायरोसिन, ये सारे जो है कॉपर बेस्ड मेटालोप्रोटीन्स हैं जो कि डिफरेंट अपने फंक्शंस करते हैं, जैसे कि स्टोरेज करेंगे डाइऑक्सीजन का, या फिर एक्टिवेशन ऑफ द ऑक्सीडेज एंड प्रोसेस के जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उसको एक्टिवेट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए इनका यूज किया जाता है। बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो मेटल आयंस से एक्टिवेट भी होते हैं, उनके कोफैक्टर भी मेटल आयंस होते हैं, है ना। तो कोफैक्टर क्योंकि एक नॉन प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, तो काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि आपके आयंस उन्हें एक्टिवेट करते हैं। तो अगर उसमें एक मेटल आयन एक्टिवेट कर रहा है, जैसे कि आयरन एक मेटल है, हमारी बॉडी में आयरन प्रेजेंट है, या कॉपर है ना, ये जाकर किसी को एक्टिवेट कर रहे हैं तो उनको हम मेटालो एंजाइम्स या मेटालोप्रोटीन्स कहेंगे, राइट। नेक्स्ट, एंजाइम काइनेटिक्स। तो अभी हमने देखा कि एंजाइम है क्या, राइट, और किस चीज़ का बना हुआ होता है, बट व्हाट अबाउट द एंजाइम काइनेटिक्स, है ना। तो अभी हम फिजिक्स नहीं पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। एंजाइम काइनेटिक्स का मतलब है जब हम बात करते हैं कि एंजाइम किस तरीके से काम करते हैं, इनकी स्पीड क्या रहती है काम करने की, सो दैट इज एंजाइम काइनेटिक्स, राइट। एंजाइम एक्टिविटी इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड और सबस्ट्रेट कंज्यूम्ड इन अ गिवन टाइम। एक गिवन टाइम में एक टाइम फ्रेम देते हैं, है ना। उस टाइम फ्रेम में या तो कितना प्रोडक्ट यूज हो रहा है, कितना सबस्ट्रेट यूज हो रहा है, या कितना प्रोडक्ट बन रहा है, उसके बेसिस पर हम एंजाइम एक्टिविटी देखते हैं, है ना। भाई कोई भी मशीन है, राइट, दिस इज एनी मशीन, यहाँ से आपका रॉ मटेरियल जा रहा है और यहाँ से आपका प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है। The same is with enzyme, right? तो अगर मुझे इस मशीन की एफिशिएंसी पता करनी कि भाई ये मशीन कितना फास्ट काम करती है, आई वांट टू नो, तो मैं क्या करूंगी, जैसे कि मैंने भाई इसको 2 PM पर ऑब्जर्व करना शुरू किया है ना, 1 घंटे के लिए ऑब्जर्व करती हूँ मैं 2 to 3 PM, है ना। तो 2 बजे ये रॉ मटेरियल कितना था और 3 बजे कितना बचा, यानी कि इसने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम कर लिया, या फिर ये प्रोडक्ट 2 बजे क्वांटिटी में कितना था और 3 बजे क्वांटिटी में कितना है ना। तो चाहे आप सबस्ट्रेट के बेस पे कर लो, चाहे आप प्रोडक्ट के बेस पे कर लो, बात तो वही है,
उससे आपको इस मशीन की एफिशिएंसी पता चल जाएगी। तो उसी तरीके से एंजाइम की एफिशिएंसी पता करने के लिए हम या तो ये देखते हैं कि सबस्ट्रेट का अमाउंट इससे पहले कितना है, और 1 मिनट बाद या 5 मिनट बाद जो भी आपका टाइम फ्रेम है उसके बाद सबस्ट्रेट का अमाउंट कितना है ना, या फिर प्रोडक्ट का अमाउंट कितना है, जो भी इजीली डायग्नोज हो सकता है किसी भी टेस्ट से, हम उसको एज अ मेजरमेंट ले लेते हैं और उससे हम एंजाइम की एक्टिविटी जो है पता करते हैं। The rate of the enzymatic reaction is directly proportional to the amount of enzyme rate present in the sample. तो जो ये कह रहा है वो ये कह रहा है कि किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन की, यानी कि कोई भी रिएक्शन कितना फास्ट हो रहा है उसका जो रेट है वो इस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है कि एंजाइम की कंसंट्रेशन कितनी है ना। भाई मेरा एक रिएक्शन है जहां पर कार्ब्स जो है ग्लूकोज में चेंज हो रहे हैं, राइट। तो ये जो कार्ब्स हैं जो ग्लूकोज में चेंज हो रहे हैं, ये पूरा रिएक्शन है। इसमें वैसे तो बहुत सारे बीच में इंटरमीडिएट्स बनते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स यूज होते हैं, बट हम मान लेते हैं ये एक एंजाइम से हो रहा है ये चीज, है ना। तो अब ये जो एक एंजाइम से चीज हो रही है, अब वो एंजाइम के अगर अमाउंट कम होगा तो ये रिएक्शन स्लो होगा, अगर ये एंजाइम का अमाउंट बढ़ा देंगे तो ये रिएक्शन फास्ट होगा। यानी कि नंबर ऑफ एंजाइम और अमाउंट ऑफ एंजाइम विल बी डिपेंडिंग कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो फास्ट होने वाला है या स्लो होने वाला है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि एंजाइम ज्यादा होंगे तो रिएक्शन फास्ट होगा, एंजाइम्स कम होंगे तो रिएक्शन स्लो होगा। अगर इस स्लो रिएक्शन को हमें फास्ट करना है तो हमें और एंजाइम्स ऐड करने की जरूरत पड़ेगी, तभी वो सबस्ट्रेट को क्या करेंगे, रॉ मटेरियल में चेंज करेंगे, राइट। नेक्स्ट यहां पर देखिए जो एंजाइम्स हैं उनकी स्पीड किस तरीके से काम करती है। सो दिस इज द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, ये आपका स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है। यहां पर आपके पास ढेर सारा सबस्ट्रेट पड़ा है जो क्या करना है, डाइजेस्ट करना है। तो आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि मैं आपको कहूँ कि आपने देखा होगा कभी वो होता था पहले हमारे यहाँ, उसको गंडासा बोलते थे, जो चारा काटने के काम आता है, भैंस का चारा काटने काम आता है। अब मैंने आपको इतना सारा गट्ठर दे दिया है तो अभी आपके पास रॉ मटेरियल काफी है ना। तो यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट काफी है, रॉ मटेरियल काफी है, अभी हमें काम शुरू करना है। तो यहाँ पर जो एंजाइम आएगा है ना, उसके पास बहुत सारा सबस्ट्रेट है, उसे चूज नहीं करना पड़ेगा, वो फटाफट रॉ मटेरियल लेगा और उसे प्रोडक्ट में चेंज करना शुरू कर देगा। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये आपका जो है क्या फेज है, लॉग फेज है, लॉग फेज, ठीक है। लॉग फेज मींस यहाँ पर आपका जो रिएक्शन है वो फास्ट, तेजी से बढ़ रहा है ना, तेजी से बढ़ रहा है। अभी 1 मिनट पहले कुछ था और 2 मिनट में कुछ और ही है, तो उसकी रेट ऑफ स्पीड अभी मैक्सिमम नहीं पहुंचा है, इट इज नॉट द मैक्सिमम, लेकिन इसका रेट जो है वो ज्यादा है, यानी कि रिएक्शन तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। अगर आप रेस लगाते हैं, है ना, जब आप रेस लगाते हैं आप में शुरू में जो है ज्यादा एनर्जी होती है तो आप तेज भाग रहे होते हैं। ऐसा तो नहीं आप फिनिशिंग लाइन पर पहुंच गए, लेकिन आपकी जो स्पीड है वो तेज है क्योंकि आप में एनर्जी इस वक्त बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर आपकी रिएक्शन की स्पीड जो है तेज है, इस फेज को हम लॉग फेज कह देते हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, आप थकना शुरू हो जाएंगे, आपकी स्पीड जो शुरू में यहाँ थी वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगी। तो अब जब स्पीड थोड़ा सा कम हो गई, इंक्रीज अभी भी हो रही है ना, इंक्रीज अभी भी हो रही है, लेकिन पहले जितनी स्पीड से नहीं हो रही है। तो रिएक्शन में सबस्ट्रेट में चेंज तो हो रहा है, रिएक्शन की स्पीड तो बढ़ रही है, लेकिन वो स्पीड से नहीं बढ़ रही, वो थोड़ा स्लो हो रही है ना। जहां मेरे पास मान लीजिए यहाँ 1 मिनट में 50 टाइम्स स्पीड इंक्रीज हो रही थी, तो वो स्पीड जो अब यहाँ कम हो गई। यहाँ पर मैं देखती हूँ कि 1 मिनट में सिर्फ 20 टाइम्स स्पीड इंक्रीज होती है। तो ये जो फर्क है, यहाँ 1 मिनट में सिर्फ 20 टाइम इंक्रीज हो रही है और यहाँ पर 1 मिनट में 50 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, यानी कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ द स्पीड इज स्लोइंग डाउन। एंजाइम की स्पीड तो फास्ट हो रही है, रिएक्शन की स्पीड तो फास्ट हो रही है प्रोडक्ट में चेंज होने की, लेकिन वो स्पीड का जो रेट है वो स्लो हो रहा है, ठीक है। बढ़ अभी भी रही है लेकिन उसका रेट कम हो गया है। और एक पॉइंट आता है जहां वो मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाता है, इसके बाद ये स्पीड नहीं बढ़ती नो मैटर व्हाट। जब भी आप कोई भी काम अपनी फुल एफिशिएंसी से कर रहे हैं तो इसके बाद तो नहीं इंक्रीज कर सकते ना, सब कंज्यूम है।
तो ये अपनी मैक्सिमम जो भी वेलोसिटी है रिएक्शन की उस पर पहुंच जाता है। इसके बाद ये चेंज नहीं होता, यानी कि और ऊपर नहीं जाता। तो आपका जो कर्व है वो इस तरीके का बनता है। शुरू में आपकी स्पीड फास्ट होती है, फिर थोड़ी स्लो हो जाती है और फिर एक मैक्सिमम लेवल पर आकर रुक जाती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो ये शुरू में जहां आपका रिएक्शन फास्ट होता है इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जहां पर हमारा रिएक्शन तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन जो सेकंड फेज है जहां स्लो बढ़ रहा है, इसको जो है सेकेंड ऑर्डर नहीं कहते, कई लोग इसको सेकेंड ऑर्डर के नाम से जो है बोल देते हैं, बट दिस इज नॉट सेकेंड ऑर्डर। लेकिन जहां पर ये मैक्सिमम पहुंच जाता है ना, जो आपकी मैक्सिमम स्पीड है, जो वेलोसिटी ये हासिल कर सकता है, वेलोसिटी का मतलब इनडायरेक्टली स्पीड ही होता है ना। तो ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी इसने अटेन कर ली है, तो यहाँ इसको हम जीरो ऑर्डर रीजन बोलते हैं कि अब आप इसमें चाहे सबस्ट्रेट और ऐड कीजिए, एंजाइम और ऐड कीजिए, है ना, ये नहीं सरकने वाला, ये मैक्सिमम वेलोसिटी पर पहुंच चुका है एंड इट इज मेंटेनिंग दैट वेलोसिटी, और ये उसी वेलोसिटी को मेंटेन कर रहा है। तो ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी एक रिएक्शन लेता है, मैक्सिमम स्पीड जो एक रिएक्शन लेता है, एक एंजाइम लेता है, दैट इज नोन एज वी मैक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? वी मैक्स बोलते हैं। ठीक है, और इस वी मैक्स की जो हाफ वैल्यू होती है, वी मैक्स हाफ, यानी कि जो भी वेलोसिटी इस पूरे रिएक्शन की है उससे हाफ जो वेलोसिटी आ जाती है, उस पॉइंट पर, हाफ वेलोसिटी के पॉइंट पर जब आप यहां देखते हैं तो इस वैल्यू को हम km वैल्यू बोलते हैं। दिस वैल्यू इज नोन एज km वैल्यू। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स इससे बन के आ जाती हैं सिर्फ इस एक डायग्राम से। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि रिएक्शन किस तरीके से चलता है जब कोई एंजाइम होता है। तो यही सारी चीजें जो है यहाँ पर रिटन फॉर्म में है। देखिए, जब मैं सबस्ट्रेट यहाँ पर ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है, अब सबस्ट्रेट कम होने लगा तो रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा गिर जाता है, लेकिन एक मैक्सिमम वेलोसिटी पर आकर जो है रुक जाता है। ठीक है, सो दिस इज द एंजाइम काइनेटिक्स। इसको हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, इसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। दिस इज वी मैक्स, दिस इज वी मैक्स बाय 2, जो इसकी वैल्यू यहाँ पर हमें मिलती है सबस्ट्रेट की एक्स एक्सिस पे लाइन पर, इसको हम km वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर गोइंग टू increase or decrease, or factor influencing the speed or the kinetics of the enzymes. ठीक है, so one is the important one is the temperature. आपने देखा होगा हम कई बार क्या करते हैं, एक ग्लास लीजिए पानी का और उसमें चीनी डालिए, है ना, आफ्टर सम टाइम उसमें चीनी घुलना बंद हो जाएगा, 2 चम्मच ऐड होगा, 3 चम्मच ऐड होगा, लेकिन उस पानी की अपनी एक कैपेसिटी है, उसके बाद वो चीनी घुलनी उसमें बंद हो जाएगी। जनरली आप उस टाइम पर क्या करते हैं, उस वाटर को थोड़ा सा हीट करते हैं, है ना, उसको अगर आप हीट करते हैं उसमें आप थोड़ी सी और चीनी भी घोल कर मिलाएंगे, वो फिर से मिल जाएगी, है ना, तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। या अगर हमें बहुत सारी चीनी मिलानी है तो हम थोड़े गर्म पानी में, गुनगुने पानी में मिलाएंगे तो वो फास्ट मिल जाती है एज कंपेयर टू जो हम नॉर्मल पानी में चीनी मिलाएंगे या फिर फ्रिज वाले ठंडे पानी में चीनी मिलाएंगे। उन सब का जो रेट ऑफ सॉल्युबलाइजिंग द शुगर विल बी डिफरेंट, है ना। द रीजन बिहाइंड दैट इज टेम्परेचर। जब टेम्परेचर हायर होगा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो सेम इज द हियर, जब एंजाइम का कोई भी सबस्ट्रेट है, कोई भी रिएक्शन है, जब वो काम कर रहा है, जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंजाइम की स्पीड भी बढ़ती है। जैसे जैसे एंजाइम की स्पीड बढ़ेगी टेम्परेचर राइज होगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने चाहिए। लेकिन एक लेवल आ जाता है कि अगर आप उसके ऊपर टेम्परेचर लेकर जाते हैं तो रिएक्शन इतना फास्ट नहीं होगा, इवन रुक जाएगा या हैम्पर हो जाएगा। आपने कभी सोचा है कि आप खाना है ना, खाने को फ्रिज में क्यों रखते हैं? अदर देन बैक्टीरियाज, एंजाइम्स भी आपके खाने को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। वो बाहर अगर पड़ा हुआ है तो उस खाने में भी एंजाइम्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इनको हम एंडो एंजाइम्स कहते हैं, है ना, जो खाने में ऑलरेडी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम एंडो एंजाइम्स कहते हैं।
तो उस खाने में जो एंडो एंजाइम्स प्रेजेंट है वो उस खाने को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप उसको फ्रिज में रख देते हैं तो वहां पर लोअर टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम हो जाती है, और एंजाइमेटिक एक्टिविटी जब कम हो जाती है तो उसकी डिग्रेडेशन स्टॉप हो जाती है। तो टेम्परेचर रोल प्ले जरूर करता है। तो आप एक 0 डिग्री टेम्परेचर है वहां पर एंजाइम बिल्कुल काम नहीं करेगा। सर्दी में हम सबको ठंड लगती है, ऐसे एंजाइम को भी ठंड लगती है, ये भी काम नहीं करता। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती रहेगी। लेकिन जब बिल्कुल जून का महीना आ जाता है, गर्मी का महीना आ जाता है, जहां पर 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है, वहां हम फिर से काम सीज कर देते हैं, मन नहीं कर रहा यार बहुत गर्मी है। तो सेम इज विद द एंजाइम, है ना, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो अगर एक टेम्परेचर, एक क्रिटिकल लिमिट के बाद अगर आप टेम्परेचर राइज करेंगे तो क्या होगा, एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, उसमें क्रॉस लिंकिंग्स बनने लगेंगे, उसके बॉन्ड्स टूटने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाएगा, एंजाइम काम ही नहीं कर पाएगा। तो एट सर्टेन लेवल जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब एंजाइमेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर ये स्टॉप हो जाती है। अगर उसके आगे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंजाइम फिर से डीएक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। सेम इज द केस ऑफ द पीएच। हर एंजाइम पीएच सेंसिटिव होता है। हर एंजाइम को अपना पीएच पता होता है कि भाई मुझे इस पे काम करना पसंद है ना। हर बंदे का जैसे अपने कंफर्ट लेवल होता है। अगर आप उस पीएच लेवल को चेंज करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एंजाइम्स होते हैं, है ना, दे कैन वर्क इन एसिडिक कंडीशन। आप सभी को पता है आपका जो पेट है, जो स्टमक है, इसमें HCl रिलीज होता है, HCl। और आपको ये भी पता है कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है एक्चुअली, राइट। तो आपके पेट का जो पीएच होगा वो ऑफकोर्स एसिडिक होगा, बट एंजाइम्स इस एसिडिक कंडीशन में बहुत इजीली काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, ये बहुत इजीली काम करते हैं, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है एसिडिक पीएच से। वहीं जब ये खाना आपके लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो कुछ डाइजेशन वहां पर भी होता है ना। 100% डाइजेशन स्टमक में नहीं होता। तो वहां पर जो एंजाइम्स होते हैं जो आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं वो बेसिक पीएच पर काम करते हैं, क्योंकि आपके इंटेस्टाइन का पीएच बेसिक होता है। तो आप डिफरेंट जो एंजाइम्स हैं वो डिफरेंट पीएच पर काम करते हैं। अगर आप उस पीएच को चेंज करते हैं तो उनकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स एंड द सबस्ट्रेट, ठीक है। अब देखिए, अगर एंजाइम्स की कमी है तो रॉ मटेरियल कितना भी हो, है ना, मेरे पास रॉ मटेरियल बहुत है लेकिन मेरे पास लोग नहीं है ना। मेरे पास खेत है, 10 एकड़ जमीन है, उसमें गेहूं भी खड़ा हुआ है, बड़ा अच्छा पैदावार हुई है, लेकिन अगर मेरे पास लोग नहीं है हार्वेस्ट करने के लिए, मेरे पास सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो वो 2 लोग तो ज्यादा टाइम लेंगे ना उस 10 एकड़ को काटने में, राइट। तो नंबर ऑफ एंजाइम, अगर ह्यूमन बीइंग एंजाइम है इस एग्जाम्पल में, तो देखिए अगर सिर्फ 2 ह्यूमन बीइंग होंगे तो 10 एकड़ को काटने में उन्हें ज्यादा टाइम लगेगा। अगर वो 5 होंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, 10 होंगे तो और कम हो जाएगा। यानी कि एंजाइम्स की एक्टिविटी जब आप बढ़ाएंगे तब क्या होगा, आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, क्योंकि आपके पास सबस्ट्रेट यहाँ पर बहुत सारा है, भरपूर है। लेकिन सेम कंडीशन यहाँ पर एंजाइम्स को छोड़कर सबस्ट्रेट के लिए भी आती है। मेरे पास 10 लोग हैं काम करने के लिए, लेकिन मेरे पास जो सबस्ट्रेट है वो बहुत थोड़ा सा है, मेरे पास सिर्फ 1 ही एकड़ जमीन है, अब उसको कौन कौन काट लेगा, है ना। तो वो जो कंडीशन है वहां पर हमारे पास सबस्ट्रेट की कमी है। आप पीछे इस इमेज में देखिए कि यहाँ पर हमारे पास ये जो ब्लू कलर आप देख रहे हैं दिस इज सबस्ट्रेट, और जो रेड कलर से आप जो चीजें देख रहे हैं वो एंजाइम है। तो ये हमारे पास एंजाइम्स तो यहाँ पर देखिए काफी सारे हैं, है ना, लेकिन अभी हमारे पास सबस्ट्रेट कम है, तो हमारे पास काफी सारे फ्री एंजाइम्स हैं। एक सबस्ट्रेट यहाँ जुड़ गया, एक सबस्ट्रेट यहाँ जुड़ गया, ये एंजाइम फ्री है, ये एंजाइम भी फ्री है, ये एंजाइम भी फ्री है ना। तो अभी हमारे पास बहुत सारे फ्री एंजाइम्स हैं, यानी कि हमारे पास बहुत सारे फ्री लोग हैं जो कुछ काम नहीं कर रहे। तो ऐसी कंडीशन में जब लो सबस्ट्रेट है, आप जैसे ही इसमें सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, आप इसमें जैसे ही सबस्ट्रेट ऐड करेंगे ये रिएक्शन फास्ट होना शुरू हो जाएगा, राइट और रॉन्ग,
बिल्कुल सही है कि हमारे पास ये 3 फ्री एंजाइम्स थे, तो इन 3 फ्री एंजाइम्स को भी मैं एक एक सबस्ट्रेट दे देती हूँ यहाँ पर, तो हमारा रिएक्शन जो एक बार में सिर्फ 2 सबस्ट्रेट डाइजेस्ट हो रहे थे, अब एक बार में 5 सबस्ट्रेट डाइजेस्ट हो रहे हैं, यानी कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, राइट। चलिए नेक्स्ट, अब मेरे पास जितने एंजाइम्स थे वो सभी काम कर रहे हैं, ठीक है। मेरे पास बहुत सारा सबस्ट्रेट पड़ा है, यानी कि सबस्ट्रेट क्या है, हाई है, राइट। सबस्ट्रेट क्या है, हाई है, ब्लू डॉट्स आर सबस्ट्रेट, लेकिन एंजाइम्स हमारे पास वही 5 है जो पहले थे, राइट। अब पांचों एंजाइम्स के पास एक एक सबस्ट्रेट है, अब वो उसी पर ही काम करेंगे, राइट। जब ये काम पूरा हो जाएगा फिर दूसरे सबस्ट्रेट को उठाएंगे, फिर उस पर काम करेंगे। तो यहाँ पर भी एक बार में 5 एंजाइम्स काम कर रहे हैं। अब इस सिचुएशन में अगर मैं एंजाइम्स ऐड करूं, इस सिचुएशन में मैं एंजाइम्स ऐड करूं तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। जहां 5 लोग काम कर रहे हैं 10 लोग करेंगे तो और फास्ट हो जाएगा, 20 लोग करेंगे और फास्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सबस्ट्रेट की कमी नहीं है। तो व्हेन यू हैव हायर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, एंजाइम कंसंट्रेशन ऐड करने से आपका रेट ऑफ रिएक्शन हाई होता है। लेकिन इसी कंडीशन में अगर मैं और सबस्ट्रेट ऐड करूं तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि सबस्ट्रेट तो पहले भी बहुत था। अगर आप और ऐड भी करेंगे तो क्या होगा, करने वाले, काम करने वाले तो वही 5 एंजाइम है। तो सेम इज द कंडीशन हियर, यहाँ पर हमारे पास फ्री एंजाइम्स हैं, तो जब यहाँ पर फ्री एंजाइम्स अगर हम सबस्ट्रेट ऐड करते हैं तो ये रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास 3 फ्री एंजाइम्स हैं, अगर मैं 2 एंजाइम इसमें और ऐड कर देती हूँ 5 एंजाइम्स फ्री हो जाएंगे। इससे रेट ऑफ रिएक्शन तो नहीं बढ़ेगा क्योंकि सबस्ट्रेट तो 2 ही थे, राइट। तो रेट ऑफ रिएक्शन कब बढ़ता है, हाई सबस्ट्रेट में तब बढ़ता है जब एंजाइम्स डालते हैं, लो सबस्ट्रेट में तब बढ़ता है जब हम क्या डालते हैं, सबस्ट्रेट डालते हैं। यानी कि जिस चीज की कमी है हम उसी चीज को पूरा करेंगे, तभी रेट ऑफ रिएक्शन जो है हायर होगा। जो चीज ऑलरेडी एक्सेस में अगर हम उसी को ऐड करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी अनचेंज्ड। अब ये स्टेटमेंट आपको बहुत जो है समझ में आनी चाहिए। डिफरेंट स्टेटमेंट्स आपकी बनती हैं, द सबस्ट्रेट लेवल वाज हाई एंड इफ वी ऐड मोर सबस्ट्रेट द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी हाई, लो, अनचेंज्ड। इस तरीके की चीज़ें जो है आपसे एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर एक्चुअली हिंडरिंग द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम्स, राइट। चलिए, तो यहाँ पर जो है इस क्लास को समाप्त करते हैं। होपफुली एंजाइम्स को आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा। इफ़ यू हैव स्टिल एनी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस एंड डाउट्स यू कैन पुट इनटू द कमेंट बॉक्स। और मेरे पीछे देख रहे हैं आप महापैक, जिसका प्राइस जो है ये नहीं रहा है और क्या हो गया है 6399 फॉर दिवाली, ठीक है। तो इसको हम Y448A लगाकर जो है एक्टिवेट कर सकते हैं। इसमें आपका ICRPG रिकॉर्डेड बैच भी मिलेगा, योद्धा बैच भी मिलेगा, इफ्को बैच भी है, फसाई बैच भी है ना। जो भी आपके बैचेस इस वक्त चल रहे हैं अड्डा 24/7 के चैनल पर, वो सारे बैचेस की पेड क्लासेस, उनकी टेस्ट सीरीज, उनकी ई-बुक्स सब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है। सो गो अहेड एंड एनरोल योरसेल्फ। और वंडरफुल ऑडियंस बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कीप शेयरिंग द सेशन। जो भी लोग प्लांट साइंसेस, नेट या जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग जैसे किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी मास्टर्स की तैयारी कर रहे हैं, दीज सब्जेक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मास्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। चाहे आप स्टेट मास्टर्स एग्जाम दे रहे हैं जिसमें सारे सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन उसमें जो आपका वेटेज रहता है वो जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, क्रॉप फिजियोलॉजी, इनसे ज़्यादा रहता है। सो वो लोग भी जो है इन क्लासेस को इजीली वॉच कर सकते हैं। दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल एंड ऑफ कोर्स दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। कंसेप्ट क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरे कोर्स के साथ आपको कोई नहीं देगा। तो जहाँ से मिल रहा है वहाँ से बिल्कुल आपको उसका फुल फायदा उठा लेना चाहिए, ठीक है। ओके गाइस, गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।